दोस्तों 2023 आ चुका है एंड जो लोग इस साल लेह लद्दाख जाने का प्लान कर रहे हैं तो आई एम श्योर कि वो काफ़ी एक्साइटेड होंगे और उन्होंने लद्दाख की प्लानिंग शुरू कर दी होगी। दोस्तों लेह लद्दाख एक ऐसा ट्रिप है, अगर आप प्लान कर रहे हो, वहाँ जाने वाले हो, तो उसके बारे में सोच सोच के ही ना आपको एक्साइटमेंट और गूज़बम्प फील होते हैं। और अगर आप लद्दाख कर चुके हो तब भी उसको याद करके, उसकी मेमोरीज को याद करके आपको गूज़बम्प और एक्साइटमेंट फील होती है। लद्दाख ट्रिप जो है ये एक नॉर्मल हिल ट्रिप से थोड़ा सा अलग होता है और थोड़ा सा लंबा भी हो जाता है और थोड़ा सा एट टाइम्स एडवेंचरस भी हो जाता है, तो इसके लिए आपको थोड़ी सी एडवांस प्लानिंग जरूरी है। सो हेलो जी, अ वेरी वार्म नमस्ते टू ऑल ऑफ यू। माय नेम इज मनीष एंड वेलकम टू ट्रैवल एंड बाइट। सो फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू सो मच, आपने लद्दाख सीरीज को जो इतना प्यार दिया और आपके जो बेहतरीन कमेंट्स से देख के यार लिटरली मजा आ गया। सो कमिंग बैक टू मेन टॉपिक, अब आप लोगों में से काफ़ी लोगों ने मुझसे यूट्यूब पे पूछा और इंस्टा पे पूछा कि लद्दाख ट्रिप की हमारी कॉस्ट कितनी आई और हमने क्या क्या तैयारी की थी और कौन सा मौसम बेस्ट है, कौन सा वेदर बेस्ट है लद्दाख जाने के लिए। सो आज जो है हम इन सब पॉइंट्स के बारे में बात करेंगे कि हमारी प्लानिंग क्या थी लद्दाख की और कौन सा मौसम बेस्ट है जाने के लिए लद्दाख में, कौन सा रूट लेना चाहिए और कॉस्ट कितनी आई, कितना खर्चा आया, तेल का कितना खर्चा आया, रहने का कितना खर्चा आया, खाने का कितना खर्चा आया और क्या इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं जो हमें लद्दाख जाते टाइम में ध्यान रखने चाहिए। तो स्टार्ट करते हैं प्लानिंग से। सो पहला क्वेश्चन अब ये आता है कि लद्दाख का रास्ता जो है, बाय रोड जाने का रास्ता जो है वो कब ओपन होता है। तो लद्दाख का रास्ता जो है मिड ऑफ मई के आसपास जो है ओपन हो जाता है रोड ट्रिप के लिए एंड टिल अक्टूबर मिड या फिर अक्टूबर फर्स्ट वीक तक जो है ये ओपन रहता है। सो नेक्स्ट इज रूट। अब इसके लिए मैं रेफरेंस पॉइंट जो है दिल्ली लूंगा। अब दिल्ली से लेह लद्दाख जाने के लिए दो रास्ते हैं। पहला है आपका थ्रू कश्मीर और एक और रास्ता है जो है थ्रू हिमाचल। सो जो आपका कश्मीर वाला रास्ता है इस पर आपको लगते हैं 4 दिन पहुंचने में। फर्स्ट डे आप पहुंचेंगे जम्मू एंड सेकंड डे आप पहुंचेंगे कश्मीर। थर्ड डे आप जो स्टॉपेज लेंगे वो लेंगे आप कारगिल में और आप फोर्थ डे के एंड में पहुंचेंगे लेह थ्रू, अगर आप जम्मू कश्मीर जाते हैं तो। और अगर आप मनाली से जाते हैं तो फर्स्ट डे आप मनाली पहुँच जाएंगे, सेकेंड डे आप पहुँचेंगे सारचू और थर्ड डे पहुँचेंगे आप लेह। अब काफ़ी लोग जो हैं जो आपका जम्मू और कश्मीर वाला रास्ता है उसको 4 दिन में ना करके वो 3 दिन में ही पूरा कर लेते हैं और जो आपका मनाली का रास्ता है उसको 3 दिन में ना करके 2 दिन में पूरा कर लेते हैं। बट आई रिकमेंड कि अगर आप फर्स्ट टाइम जा रहे हो तो आराम से घूमते हुए जाओ और आपको जम्मू वाले रास्ते से जा रहे हो तो आपको 4 दिन लेके चलना चाहिए और मनाली वाले रास्ते में आपको 3 दिन लेके चलना चाहिए। सो नेक्स्ट क्वेश्चन ये आता है कि अगर हम फर्स्ट टाइम जा रहे हैं लेह लद्दाख तो हमें रूट कौन सा लेना चाहिए। सो अगर आप जाते हैं थ्रू जम्मू कश्मीर होते हुए जाते हैं तो आपको ये रोड जो है एकदम स्मूथ मिलेगी। पहले 2-3 साल पहले जोजिला पास पे जो है रोड ख़राब थी बट अभी हम रिसेंटली होके आए हैं तो ये रोड भी स्मूथ हो गई है, तो एकदम मक्खन रोड है। लेह तक आपको एकदम स्मूथ रोड मिलेगी। हाँ, अगर आप जम्मू से कश्मीर जा रहे हैं तो बीच में आपको ट्रैफिक काफ़ी मिलता है ट्रक्स का, वो एक माइनर इशू है, बट अदरवाइज रोड जो है एकदम स्मूथ है। एंड अगर हम बात करें मनाली वाले रूट की तो मनाली के बाद जिस्पा तक रोड जो है स्मूथ है एकदम। जिस्पा के बाद रोड जो है थोड़ी सी ख़राब है, मतलब काफ़ी ख़राब है। सेकेंडली एक मेजर डिफरेंस है, अगर आप जाते हैं थ्रू कश्मीर तो आपका जो ऑल्टीट्यूड है वो आपका ग्रेजुअल इंक्रीज होगा। फॉर एग्जांपल आपका जम्मू का जो ऑल्टीट्यूड है दैट इज़ अराउंड 1100 फीट और श्रीनगर का जो आपका ऑल्टीट्यूड है दैट इज़ 5200 फीट। कारगिल का जो ऑल्टीट्यूड है दैट इज़ 8780 और लेह है आपका 11500 फीट। सो आपका जो ऑल्टीट्यूड है वो आपका ग्रेजुअल इंक्रीज करेगा, तो आपकी बॉडी जो है जल्दी अडेप्ट होगी हायर ऑल्टीट्यूड के लिए। अगर इसको हम कंपेयर करें मनाली वाले रूट से तो मनाली का आपका ऑल्टीट्यूड है, फर्स्ट डे में आप पहुंच जाएंगे मनाली 6726 फीट ऑल्टीट्यूड, तब तक कोई इशू नहीं होता। नेक्स्ट डे आपको स्टॉप लेना पड़ेगा सारचू में। सारचू है 13,783 फीट। सो सेकेंड डे में ही आप 13,000 फीट पे पहुंच जाएंगे। सो ये एक इशू हो सकता है क्योंकि कुछ लोगों की बॉडी इतनी जल्दी अडेप्ट नहीं करती हाई ऑल्टीट्यूड को। सो मेरे अकॉर्डिंग अगर आप फर्स्ट टाइम जा रहे हो तो आपको कश्मीर वाले रूट से जाना चाहिए। सो नेक्स्ट इज़ कि हमें लेह लद्दाख का रोड ट्रिप कितने दिन के लिए प्लान करना चाहिए। सो एज आई टोल्ड यू कि अगर आप जाते हो थ्रू कश्मीर जाते हो तो आपको 4 दिन लगते हैं और थ्रू मनाली जाते हो तो आपको 3 दिन लगते हैं, तो ये 7 दिन तो आपके हो गए पूरा सर्किट कंप्लीट करने के लिए। काफ़ी कुछ जो है आप इस सर्किट में जो है, इस सर्कल में जो है आप कवर कर लोगे। उसके अलावा आपको 1 दिन और चाहिए लेह घूमने के लिए, 1 दिन चाहिए आपको हुंडर नुब्रा वैली घूमने के लिए, 1 दिन चाहिए आपको पेंगोंग के लिए और पेंगोंग से आप चांगला होते हुए वापस ले आओगे तो आपको 1 दिन और चाहिए। तो 4 दिन आपको और चाहिए, ये मतलब एटलीस्ट आपको 7 + 4 11 दिन चाहिए लद्दाख ट्रिप के लिए। एंड अगर आप हानले भी करना चाहते हो, उमलिंगला पास भी करना चाहते हो जो कि अब हाईएस्ट मोटेबल रोड ऑफ वर्ल्ड है, और अगर आप सो मेरिडी भी करना चाहते हो तो आपको 2-3 दिन और एक्स्ट्रा चाहिए। दैट मीन्स ये आपको कम से कम 11-12 दिन चाहिए अगर आपको लद्दाख ट्रिप करना है तो, मतलब 12 से 14 दिन जो है सफिशिएंट है लद्दाख रोड ट्रिप करने के लिए।
सो नेक्स्ट क्वेश्चन ये आता है कि हमें लद्दाख कौन से महीने में जाना चाहिए। सो फर्स्ट टाइम हम लद्दाख गए थे जून में गए थे 2017 में, और अभी रिसेंटली जो होके आए हैं हम होके आए हैं सितंबर में। सो दोनों मंथ में जाने के अपने प्लस हैं अपने माइनस हैं, तो मैं दोनों की बात करता हूँ। तो जून में जब हम गए थे तो जून में हमें काफ़ी स्नो मिली थी देखने को हाई ऑल्टीट्यूड पासिस पे, और वैसे भी नॉर्मली काफ़ी स्नो मिलती है आपको जून में, क्योंकि उस टाइम स्नो ज़्यादा मेल्ट होनी स्टार्ट नहीं होती, उसके बाद जुलाई के बाद जो है स्नो मेल्ट होनी स्टार्ट हो जाती है। तो वो एक अच्छी चीज़ है जून में जाते हो तो। और उस टाइम काफ़ी टूरिस्ट थे, जून में काफ़ी टूरिस्ट होते हैं। सो सब कुछ आपको थोड़ा सा महंगा मिलता है। जैसे फॉर एग्जांपल हम नुब्रा वैली गए थे, तो नुब्रा वैली में हमें गेस्ट हाउस नहीं मिल रहा था, बड़ी मुश्किल से हमें गेस्ट हाउस मिला और थोड़ा महंगा मिला हमें। और वही मैं अगर कंपेयर करूँ सितंबर में, तो सितंबर में हमें काफ़ी क्राउड काफ़ी कम था और सब कुछ हमें इजीली मिल गया, हमें काफ़ी इकोनॉमिकल डील्स मिली लेह में भी और नुब्रा वैली में भी। सो ये चीज़ एक बेनिफिट है अगर आप जाते हो सितंबर में। एंड अगर मौसम की बात करें तो सितंबर मिड के आसपास जो है पूरे लद्दाख में जो है मौसम जो है चेंज होना स्टार्ट हो जाता है। काफ़ी जगह पे आपको स्नोफॉल मिलती है। फॉर एग्जांपल जब हम आए थे, अगर आपने मेरे ब्लॉग देखे हो, तो लेह से जब हम सारचू आ रहे थे तो हमें तांगलांगला में स्नोफॉल मिली, और आगे जो बाकी जो हाई ऑल्टीट्यूड पास थे वहाँ हमें स्नोफॉल में हमें क्रॉस करने पड़े वो। और इनफैक्ट कि हम बारालाचा पे आके फंस गए, क्योंकि बारालाचा जो है बंद था स्नोफॉल से, तो हमें सारचू में ही स्टे करना पड़ा। तो स्नोफॉल मिलने के चांसेस ज़्यादा होते हैं और रास्ता बंद होने के चांसेस जो है ज़्यादा होते हैं अगर आप सितंबर में प्लान कर रहे हैं तो। बाकी आपकी प्रायोरिटी क्या है आप उसके अकॉर्डिंग डिसाइड कर सकते हैं। अब प्लानिंग में नेक्स्ट चीज़ आती है परमिशन की, हमें कोई परमिशन की रिक्वायरमेंट रहती है लद्दाख में जाने के लिए या नहीं रहती है। तो अगर आपको लेह पहुंचना है तो लेह पहुंचने के लिए आपको कोई परमिशन नहीं चाहिए होती है। रास्ते में कुछ जगह चेक पोस्ट पे एंट्री होती है, आपका वो व्हीकल नंबर, आपकी डिटेल, आपका मोबाइल नंबर लेंगे, बस दैट्स इट, वही एंट्री होती है। उसके अलावा आपको लेह पहुंचने के लिए कोई परमिशन नहीं चाहिए होती है। लेकिन अगर आप लेह से आगे जाते हैं इनर लाइन में, आपको पेंगोंग जाना है या फिर नुब्रा वैली जाना है या फिर हानले जाना है, तो वहाँ आपको इनर लाइन परमिट लेना पड़ता है। तो अभी ये चीज़ बेस्ट हो गई है कि आपको ये परमिट जो है ऑनलाइन मिल जाता है। तो इसके लिए कैसे लेना है परमिट मैं आपको दिखाता हूँ। अभी लेह लद्दाख का परमिट ऑनलाइन निकालने के लिए जैसे ही आप गूगल पर टाइप करेंगे लेह परमिट, तो आपकी ये फर्स्ट आ गई वेबसाइट लेह डिस्ट्रिक्ट परमिट ट्रैकिंग सिस्टम। आपने इस पर क्लिक किया तो इसके राइट साइड में आपको शो करेगा डोमेस्टिक टूरिस्ट के लिए। अब ये है फॉर्म परमिट के लिए, इसमें आपको अपनी जो भी डिटेल इसमें मेंशन है वो आपको फिल करनी है। उसके बाद फिल करने के बाद आप जब सबमिट करेंगे, सबमिट करने के बाद में आपसे पेमेंट के लिए मांगेगा। आपने पेमेंट पे कर दी तो आपको उसकी रिसिप्ट मिल जाएगी और आपका जो है ई लेह परमिट जो है, लद्दाख परमिट जो है वो जनरेट हो जाएगा। उस परमिट का प्रिंट आउट लेके आपको साथ में रखना है अपने ड्यूरिंग लद्दाख ट्रैवल। एंड जो ये परमिट है इसकी रूलिंग भी जो है चेंज होती रहती है। बीच में ऐसा हो गया था कि परमिट आपको रिक्वायर्ड नहीं है, फिर आगे आया कि नहीं परमिट रिक्वायर्ड है। तो आप जब जा रहे हैं लद्दाख तो उस टाइम रिसेंटली क्या रूलिंग है वो आपको चेक करके उसके अकॉर्डिंग परमिट लेना है या नहीं लेना है वो देखना पड़ेगा आपको। सो अब बात करते हैं हमारे प्लान की। हम जो गए थे थ्रू कश्मीर गए थे और थ्रू मनाली घूम के वापस आए थे। तो हमने दिल्ली से स्टार्ट किया डे 1 पे, और फर्स्ट हमने हॉल्ट लिया था जम्मू में। देन जम्मू से हमने नेक्स्ट हॉल्ट लिया था श्रीनगर में। श्रीनगर से नेक्स्ट डे हॉल्ट लिया था हमने कारगिल में। कारगिल का जो प्लान था वो 1 नाइट स्टे करने का था, बट हमें वहाँ 2-3 नाइट हमें स्टे करना पड़ा क्योंकि बाकी 2 राइडर्स को कुछ प्रॉब्लम हो गई थी तो उनको वापस जाना पड़ा। सो हमें वहाँ 3 दिन हमने वहाँ स्टे किया। देन उसके बाद हम ले गए, ले में हमने 2 नाइट स्टे किया। देन उसके बाद हम गए नुब्रा वैली, नुब्रा वैली में हमने 2 नाइट स्टे किया। पेंगोंग में हम स्टे नहीं कर पाए, हाल हम नहीं जा पाए क्योंकि हमारे पास टाइम जो है लिमिटेड था और हमें वापस फ्री टाइम से पहुंचना था घर। सो उसके बाद हमने पेंगोंग में बिना स्टे किए वापस नेक्स्ट डे आ गए हम कारू में। कारू में हमने 2 नाइट स्टे किया और उसके बाद में हम नेक्स्ट आए सारचू में स्टे किया। नेक्स्ट डे हमें मनाली स्टे किया और 14th डे हम दिल्ली पहुंचे। सो अब नेक्स्ट बात करते हैं कॉस्ट की, जो कि आप में से काफ़ी लोगों ने मुझसे पूछा। सो पहले है बाइक की फ्यूल कॉस्ट। बाइक जो है हमारी चली ऑलमोस्ट 3080 किलोमीटर्स, 3080 किलोमीटर्स, एंड इसमें जो फ्यूल कॉस्ट आई वो आई है 18100 के आसपास। सो ऑलमोस्ट 38 किलोमीटर पर लीटर की हमें माइलेज मिली है होंडा IN80, जो कि बहुत अच्छी माइलेज है। सो नेक्स्ट इज कॉस्ट ऑफ स्टे। अब जैसे मैंने बताया आपको कि हमें काफ़ी इकोनॉमिकल स्टे मिल गया इस बार। सो हमें 13 डे की जो कॉस्ट आई रहने की वो है 18,000 रुपीज़। अब क्योंकि हमने ट्विन शेयरिंग बेसिस पे ये कॉस्ट बियर की थी, तो पर हेड आप कॉस्ट लेके चलो 9,000 रुपीज़ पर हेड कॉस्ट आई फॉर 13 नाइट्स, जो कि काफ़ी इकोनॉमिकल है। एंड नेक्स्ट इज़ फूड कॉस्ट। तो फूड कॉस्ट जो है इंडिविजुअल जो आई ऑलमोस्ट 5,000 रुपीज़ आई पर हेड। एंड इसके अलावा एक और कॉस्ट आई वो है हमारी परमिट की कॉस्ट। परमिट की कॉस्ट ऑलमोस्ट 700 रुपीज़ आई हमारी पर पर्सन। सो अगर इसको ऐड करें तो 8100 रुपीज़ फ्यूल कॉस्ट होगी आपकी, होटल कॉस्ट होगी आपकी 9,000 रुपीज़ पर पर्सन, फूड कॉस्ट आपकी 5,000 रुपीज़, परमिट कॉस्ट 700 रुपीज़।
तो टोटल आपकी ये आ गई 22,800 रुपीज़ पर पर्सन फॉर 30 नाइट्स, जो कि काफ़ी इकोनॉमिकल है मेरे अकॉर्डिंग। सो अगर आप लोग सीजन टाइम में या फिर जून में लद्दाख आने का प्लान कर रहे हैं तो आपकी 14 डेज की ट्रिप की कॉस्ट जो है ऑलमोस्ट 28 से 30 हज़ार के बीच में, 28 टू 30K के बीच में आनी चाहिए। सो अगर आप एक बजट ट्रैवलर हैं तो आप 10 से 12 दिन का लद्दाख ट्रिप जो है वो 20K के अंदर अंदर कर सकते हैं। रीज़न बीइंग कि लद्दाख में जो स्टे ऑप्शंस हैं वो आपको 1000 रुपये के आसपास, 1000 रुपीज़ के आसपास ट्विन शेयरिंग बेसिस पे मिलनी शुरू हो जाती हैं, और खाना भी यहाँ काफ़ी सिंपल मिलता है तो उसकी कॉस्ट भी ज़्यादा नहीं आती। सो नेक्स्ट इज रोड कंडीशंस। अब जैसे ही हम दिल्ली से अपनी जर्नी स्टार्ट करते हैं टुवर्ड्स जम्मू, रोड एकदम स्मूथ है। जस्ट जम्मू से थोड़ा सा पहले 15-20 किलोमीटर का जो स्ट्रेच है वो खराब है, बाकी रोड एकदम स्मूथ है। अब जम्मू से श्रीनगर का जो रोड है वो पूरी हिली ड्राइव है, हिली टेरेन है। अब क्योंकि ये एक नेशनल हाईवे है कश्मीर के लिए और लद्दाख के लिए, तो यहाँ थोड़ा ट्रकों का जो है जाम रहता है, अदरवाइज रोड स्मूथ है। अब नेक्स्ट जो है श्रीनगर से कारगिल की जो रोड है वो एकदम स्मूथ है। कुछ साल पहले तक जोजिला के आसपास जो है रोड खराब थी, जोजिला टॉप पर जो है रोड खराब मिलती थी, बट अब वो भी अच्छी हो गई है, तो एकदम स्मूथ रोड है। थोड़ा बहुत जो स्ट्रेच है वो खराब है, अदरवाइज रोड एकदम स्मूथ है। अब कारगिल से लेह की जो रोड है वो मुझे लद्दाख ट्रिप की बेस्ट रोड लगी, एकदम स्मूथ रोड है, कोई भी किसी स्ट्रेच पे हमें कोई इशू नहीं हुआ, और यहाँ आपको राइड करने में बहुत मजा आने वाला है फॉर श्योर। लेह से आगे चलते ही टुवर्ड्स खारदुंगला पास रोड एकदम स्मूथ है। खारदुंगला टॉप पर भी रोड एकदम अच्छी बनी हुई है, और खारदुंगला टॉप से हम जाते हैं आगे टुवर्ड्स नुब्रा वैली, तो भी रोड स्मूथ है, बस बीच में थोड़ा बहुत स्ट्रेच जो है काम चल रहा है, अदरवाइज रोड एकदम स्मूथ है टिल नुब्रा वैली। अब नुब्रा वैली से टुवर्ड्स पेंगोंग हम चलते हैं तो रोड खराब है। खराब मीन्स कि काफ़ी खराब है, तो आपको काफ़ी ऑफ रोडिंग करनी पड़ेगी। अगर आप ऑफ रोडिंग इंजॉय करने वाले इंसान हैं तो ऑफकोर्स आपको मज़ा आने वाला है। अगर आप ऑफ रोडिंग इंजॉय नहीं करते हैं तब भी आप उसको एंजॉय करना सीख जाएंगे इस रूट पे। अब पेंगोंग से हम वापस जाते हैं टुवर्ड्स ले, तो हमें चांगला पास क्रॉस करना पड़ता है, और चांगला पास के आसपास की रोड भी बहुत ख़राब है। अब ले से जब हम टुवर्ड्स सारचू चलते हैं तो स्टार्टिंग में तो रोड सही है, एकदम स्मूथ है। जो तांगनाला पास है वहाँ पर भी रोड एकदम स्मूथ है, उसके आगे मोरे प्लेन्स में भी रोड जो है काफ़ी स्मूथ है। बट जैसे हम पांग पहुँचते हैं, पांग के आगे जो है बहुत ही ख़राब रास्ता है। पांग से सारचू का स्ट्रेच जो है वो काफ़ी रफ स्ट्रेच है, और हमने तो वो स्ट्रेच जो है स्नोफॉल में क्रॉस किया था, तो हमारे लिए तो और टफ हो गया था। बट अदरवाइज ऑल्सो वो जो स्ट्रेच है वो बहुत ही ख़राब है टिल सारचू। अब सारचू से जैसे ही हम आगे निकलते हैं तो स्टार्टिंग में तो रोड स्मूथ है, बट उसके बाद में आता है बारालाचला, जहाँ पर रोड थोड़ी बहुत ख़राब है। बट बारालाचा पे जो रोड है वो काफ़ी नैरो है, एंड बारालाचा को क्रॉस करके जैसे हम नीचे आते हैं तो आपको मिक्स रोड मिलती है, थोड़ी ख़राब स्ट्रेच है, थोड़ा ओके स्ट्रेच है। बट उसके आगे जैसे ही हम जिस्पा पहुँचते हैं, जिस्पा के आगे टिल मनाली रोड बहुत स्मूथ है। अब मनाली से आगे निकलते ही टुवर्ड्स दिल्ली, वो एक बिजी नेशनल हाईवे है, तो काफ़ी ट्रैफिक रहता है वहाँ पर। और मनाली से आगे कुल्लू के आसपास जो है स्ट्रेच थोड़ा ख़राब है, क्योंकि वहाँ पर जो है काफ़ी कंस्ट्रक्शन चल रही है। और कुल्लू क्रॉस करके जब हम मंडी पहुँचते हैं, मंडी से लेकर किरतपुर साहिब तक जब तक हमारी हिल ड्राइव चलती है, तब तक जो रोड है ओके है, ना बहुत ख़राब है ना बहुत ठीक है। बाकी किरतपुर साहिब से टुवर्ड्स दिल्ली जब जाते हैं तो रोड एकदम स्मूथ है, मक्खन है, कोई दिक्कत नहीं आती। सो नेक्स्ट पॉइंट इज थिंग्स टू बी टेकन केयर अगर आप लेह लद्दाख ट्रिप पे जा रहे हैं तो। पहली सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़, आपका कश्मीर में और लद्दाख में आपका प्रीपेड सिम काम नहीं करता है। तो अगर आपके पास प्रीपेड सिम है तो आपको पोस्टपेड सिम लेके जाना पड़ेगा, चाहे तो आप यहाँ से लेके जाइए जहाँ से भी आप निकल रहे हैं, स्टार्ट कर रहे हैं, या फिर आपको लद्दाख पहुँच के या फिर कश्मीर पहुँच के आपको पोस्टपेड सिम लेना पड़ेगा। और वहाँ पर जो आपको कवरेज मिलती है, एक आपको मिलती है BSNL की मिलती है, देन आपकी जियो की मिलती है और एयरटेल की मिलती है। तो इन तीनों मोबाइल ऑपरेटर की कवरेज आपको मोर और लेस मिल जाती है। तो अगर बात करें मोबाइल नेटवर्क कवरेज अवेलेबिलिटी की, तो लास्ट 4-5 साल में लद्दाख में काफ़ी इंप्रूवमेंट हुई है, तो आपको मोर और लेस हर जगह पे कवरेज मिल जाती है। हाँ, बस आपको हाई माउंटेन पासिस पे आपको कवरेज नहीं मिलती है, वो एक इशू रहता है। और कुछ स्ट्रेच है जहाँ पर कवरेज की इशू अभी भी है। फॉर एग्जांपल जैसे हम नुब्रा वैली से गए थे टुवर्ड्स, हम थांग गए थे, जो पाकिस्तान पाकिस्तान बॉर्डर PO की बॉर्डर है, वहाँ गए थे तो हमें रास्ते में कवरेज नहीं मिली। और नुब्रा वैली से हम टुवर्ड्स पेंगोंग गए थे तो भी हमें रास्ते में बिल्कुल कवरेज नहीं मिली। और पेंगोंग से चांगला होते हुए हम ले आए तो रास्ते में मोस्टली कवरेज नहीं थी। पेंगोंग में भी जियो की थोड़ी बहुत कवरेज आ रही थी, और BSNL की कवरेज आई थिंक वहाँ पर आती है, बट जियो की और एयरटेल की काफ़ी मिनिमम कवरेज थी वहाँ पर। ले से जो कश्मीर का रूट है उस पर आपको मोस्टली पूरी कवरेज मिलती है। बट ले से अगर आप जाते हैं, मनाली जाते हैं, तो उस रूट पे बीच में आपको काफ़ी कवरेज के गैप मिलते हैं। आपको सारचू पे कवरेज मिल जाएगी, पांग पे कवरेज मिल जाएगी, बीच में काफ़ी जगह पे आपको कवरेज नहीं मिलती, मोस्टली कवरेज आपको नहीं मिलती बीच में।
और बारालाचा पे तो ऑफकोर्स उसके आसपास आपको कवरेज नहीं मिलती है। देन आगे जिस्पा के आगे आपको पूरी कवरेज मिलती है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज गो ईजी। ले जो है ऑलरेडी ऑलमोस्ट 11,000 फीट के ऑल्टीट्यूड पर है। आपको ले पहुंचने के बाद में एटलीस्ट 2 नाइट का जो है आपको रेस्ट लेना चाहिए, ताकि आपकी बॉडी जो है अडेप्ट हो जाए, यूज टू हो जाए उस लो ऑक्सीजन जोन के लिए। एंड उसके बाद में ही आपको आगे फर्दर प्रोसीड करना चाहिए टुवर्ड्स नुब्रा वैली और पैंगोंग लेक, क्योंकि आप ले से आगे जाते हैं तो आपको काफ़ी हाई ऑल्टीट्यूड पास जो है क्रॉस करने पड़ते हैं। लाइक खारदुंगला जो आपका ऑलमोस्ट 18,000 फीट पे है, अगर आप चांगला जाते हैं वो भी आपका ऑलमोस्ट 18,000 फीट पे है। तो गो इजी, आराम से जाके आपको थोड़ा बॉडी को अडेप्ट होने का टाइम देना चाहिए और वहाँ आपको पानी खूब पीना चाहिए। एक और चीज़ जो मुझे लगता है कि नहीं करनी चाहिए, नाइट में लद्दाख में राइडिंग। हमने एक गलती करी थी कि हमने सिंगल डे में ही नुब्रा वैली से पैंगोंग किया और पैंगोंग से ही हम सेम डे वापस आ गए टुवर्ड्स ले। सो उस पर हमें चांगला पास, जो कि जहाँ पर रोड काफ़ी ख़राब थी, हमने वो नाइट में क्रॉस किया। जब हम पहुँचे, चांगला पहुँचने वाले थे, तो हमें लगा कि हमने गलती कर दी है, क्योंकि उस टाइम पे लाइक ऑक्सीजन भी कम थी, अंधेरे का टाइम था, रोड भी ख़राब थी। तो वो रिस्क आपको नहीं लेना चाहिए, क्योंकि उस टाइम अगर आप कहीं वहाँ स्टक हो जाओगे ऐसी जगह पे, तो उस टाइम आपको सपोर्ट मिलने के चांसेस भी जो है कम होते हैं और ऑल्टीट्यूड भी काफ़ी हायर है, 80,000 फीट है। तो आपको लद्दाख में नाइट के टाइम में राइडिंग नहीं करना चाहिए। और एक और लॉस भी है यार, अगर आप नाइट पे आप राइडिंग करते हो लद्दाख में, तो आपको जो नज़ारे हैं, जो व्यूज़ हैं, वो आपको दिखाई देंगे नहीं। तो आप उसी काम के लिए वहाँ गए हो, तो इसलिए भी आपको लद्दाख में नाइट में राइडिंग नहीं करनी चाहिए मेरे अकॉर्डिंग। नेक्स्ट थिंग इज़ कि आप लद्दाख जा रहे हो, जिस व्हीकल में आप लद्दाख जा रहे हो, चाहे वो 2 व्हीलर है, चाहे वो 4 व्हीलर है, वो आपके नाम पे होना चाहिए, या फिर आपके किसी ब्लड रिलेटिव के नाम पे होना चाहिए, आपके मदर के नाम पे हो, आपके फादर के नाम पे हो, आपके ब्रदर के नाम पे हो। अदरवाइज़ वो ले से आगे जो अथॉरिटीज़ हैं वो आपको उस व्हीकल के साथ में अलाउ नहीं करेंगे। उसका रीज़न ये है कि उनका पॉइंट ये है कि आप जो व्हीकल लेके आ रहे हो वो अपना ही व्हीकल है आपका। अगर आप किसी और स्टेट से हायर्ड व्हीकल या फिर रेंटेड व्हीकल लेके आ रहे हो, तो वो उसको अलाउ नहीं करते हैं। इसलिए ब्लड रिलेटिव के नाम पे या आपके नाम पे व्हीकल होना चाहिए अगर आप लेके जा रहे हो तो। अदरवाइज़ आपको वहाँ पर जो है, जो रेंटेड बाइक्स या रेंटेड व्हीकल मिलते हैं, वो आपको टैक्सी जो मिलती हैं वो आपको लेनी पड़ेंगी। और जैसा कि मैंने आपको बताया कि मोबाइल कवरेज जो है वो आती जाती रहती है बीच में, तो आपको लद्दाख का ऑफलाइन मैप जो है पहले ही डाउनलोड कर लेना है। अगर आप लद्दाख ट्रिप स्टार्ट कर रहे हैं, उससे पहले ही गूगल मैप जो है, उसका ऑफलाइन मैप जो है वो आप डाउनलोड कर लो। सो नेक्स्ट इज बाइक परफॉर्मेंस। सो फर्स्ट टाइम जब हम गए थे लद्दाख ट्रिप में 2017 में, तो हम गए थे महिंद्रा की SUV में, और उस गाड़ी में भी हमें फील हो रहा था कि हायर ऑल्टीट्यूड पासिस पर थोड़ा बहुत जो है गाड़ी स्ट्रगल कर रही थी, थोड़ा पावर लॉस हमें फील हो रहा था। सो आप कोई भी व्हीकल लेके जाओगे लद्दाख में, स्पेशली ऑन हायर ऑल्टीट्यूड पे, हायर ऑल्टीट्यूड पासिस होते हैं, खारदुंगला पास हो गया, चांगला पास हो गया, वहाँ आपको थोड़ा बहुत लगेगा कि हाँ भाई बाइक जो है, गाड़ी जो है हमारी स्ट्रगल कर रही है। तो सेम इशू हमें इस गाड़ी में, इस बाइक में लगा, हमें होंडा हाइनस CB350 में। खासकर खारदुंगला पास में बाइक जो है हमने बंद करी, तो उसके बाद में वो सिंगल सेल्फ या डबल सेल्फ में स्टार्ट नहीं हुई, थर्ड सेल्फ में बाइक स्टार्ट हुई, खासकर चावला जी की। सो ये एक इशू लगा इसमें। और आपको थोड़ा बहुत पावर लॉस भी हमें फील हो रहा था जब हम लाइक टूवर्ड्स पास जा रहे थे। हमें ये खारदुंगला में लगा, हमें ये चांगला में भी लगा, तो ये इशू हमें बाइक में लगा। अदरवाइज़ कोई और इशू फील नहीं हुआ हमें इस बाइक से, और कहीं हम अटके नहीं, किसी जगह पे अटके नहीं, और बहुत बढ़िया ट्रिप रहा हमारा इस बाइक के साथ में, तो और कोई दिक्कत नहीं रही। अब नेक्स्ट थिंग इज़ कि लद्दाख ट्रिप पे आपको कौन सा सामान लेके जाना चाहिए। तो इसके लिए यार मैंने एक अलग से ना वीडियो शूट किया हुआ है। पहले जब मैं लद्दाख ट्रिप पे जा रहा था, तो मैंने उससे पहले ही वीडियो शूट कर लिया था, बट मैं डाल नहीं पाया। तो अब मैं उसको इस वीडियो के बाद में वो डाल दूंगा। अब उस वीडियो को मैं अगर इसमें ऐड करूँगा तो बहुत बड़ा हो जाएगा, क्योंकि सामान क्या क्या लेके जाना चाहिए उसको मैंने काफ़ी डिटेल में बनाया है। तो एक आध दिन में मैं वीडियो वो शेयर कर लूँगा आपसे। सो आई होप कि मैंने लद्दाख रोड ट्रिप से रिलेटेड सारे पॉइंट्स कवर कर लिए हैं। अगर स्टिल मैं कोई पॉइंट मिस कर रहा हूँ तो यू कैन आस्क मी इन कमेंट्स। आप मुझसे यूट्यूब पे पूछ सकते हैं, आप मुझसे इंस्टा पे पूछ सकते हैं, मैं रिप्लाई करूँगा उस पर आपको। मे बी रिप्लाई थोड़ा डिले हो जाए, बट मैं रिप्लाई ज़रूर करूँगा उस पर आपको। सो दैट्स ऑल फॉर नाउ। बाकी फिर मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। टिल देन, ड्राइव सेफ, राइड सेफ, टेक केयर एंड गुड बाय।